हेलो, मैं भूपेंद्र एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जगराम एड्यूटेक। एंड जैसा कि देखते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्टिंग किया है फिजिक्स पढ़ने के लिए। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था फिजिकल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, साइंस का मीनिंग क्या है, साइंस किन किन ब्रांचेज में क्लासीफाई हो चुकी है। ठीक है, जहाँ मैंने आपको बताया था नेचुरल साइंसेज में भी इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो आज हम देखेंगे कि नेचुरल साइंसेज के अंदर क्या क्या आता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि नेचुरल साइंसेज में आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। अब इनका मतलब क्या है एक्चुअली में देखेंगे तो इन चीज़ों को कैसे हम लोग एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स का मतलब क्या है। ठीक है, अगर आप फिजिक्स की डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे तो एवरीवेयर यू विल फाइंड दैट इट इज द स्टडी ऑफ द लॉज ऑफ द नेचर और द स्टडी ऑफ द फोर्सेज ऑफ द नेचर। जहां पे आप जो नेचर में फिनोमिनन्स हो रहे हैं उनको स्टडी करते हैं, या ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट लॉज आर गवर्निंग दोज। ठीक है, तो बेसिक फिजिक्स का मतलब यही होता है कि हम बेसिकली नेचर को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन देखिए नेचर में है क्या, बेसिकली जो नेचर में है वो फोर्सेस हैं जो कि हम लोग देख नहीं सकते, बट दे आर स्टिल डूइंग देयर मैजिक। जैसे कि जब न्यूटन की स्टार्टिंग हुई थी, जब न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी, तो उनके दिमाग में क्या आया था कि पेड़ से एप्पल जो है वो नीचे ही क्यों गिरा। ठीक है, तो द आइडिया बिहाइंड वाज दैट कि सम काइंड ऑफ फोर्स इज देयर जो कि काम कर रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा है, लेकिन सारी की सारी चीजें क्या है, उस चीज को नीचे ही खींच रही हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो इन फिजिक्स वी ट्राई टू स्टडी द फोर्सेज ऑफ नेचर। ठीक है, फोर्सेज ऑफ नेचर। और जो फिजिक्स वर्ड है ये आया कहां से, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है, फ्यूजिस। ठीक है, और फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर। ठीक है, और ये जो वर्ड था ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, फर्स्ट आई थिंक बीसी के अराउंड एरिस्टोटल करके एक ग्रीक में हमारे फिलोसफर हुआ करते थे, तो उन्होंने इस वर्ड को इंक्लूड किया था वहां पे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि अब फिजिक्स में हम लोगों को फोर्सेज ऑफ नेचर स्टडी करना है। ठीक है, अब फोर्सेज ऑफ नेचर अगर मेरे को स्टडी करने हैं तो आपको पता है कितने टाइप के फोर्सेज नेचर में होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा आप कहेंगे हाँ बहुत सारे फोर्सेज है, हम किसी पे फोर्स लगाते हैं, कोई हम पे फोर्स लगा देता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, लेकिन जो जनरल फोर्सेज हैं वो चार हमारे फोर्सेज माने गए हैं। वन ऑफ देम इज ग्रेविटी, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का जो फोर्स होता है। सेकेंड फोर्स विच इज आइडेंटिफाइड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड फोर्स जो कि है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और हमारा चौथा जो फोर्स है वो है कौन सा, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए ये फोर्सेस काम कैसे कर रहे हैं। ग्रेविटी का फोर्स, ठीक है, न्यूटन ने उस पर काम किया, लेकिन आज भी ये जो चीजें हैं क्या वो एक्चुअल में क्लियर है कि ये वैसी हैं जैसे हम इनको समझते हैं। देखिए ग्रेविटी का जो हमारे दिमाग में अंडरस्टैंडिंग है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मतलब न्यूटन ने जो हमको सिखाया वहां से हमको पता है कि ठीक है एक मास दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, वो हमारे फॉर्मूला दिमाग में बस चुका है। लेकिन जब आइंस्टाइन आए तो उन्होंने क्या बताया कि रिलेटिविटी थ्योरी में जो ग्राउंड है, बैकग्राउंड है, जहां ग्रेविटी फोर्स काम कर रही है वो थोड़ा डिफरेंट है, वहां पे मास स्पेस टाइम को कर्व कर देता है। तो अभी भी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ग्रेविटी फोर्स की वो बहुत मिनिमम है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि साइंस कैसे काम करती है, लॉजिक पे, रीजन पे। इन साइंस अगर हमको कुछ पता है तो हम क्या बोलेंगे, यस वी नो इट। और अगर हमको नहीं पता है तो मैं क्या बोलूंगा, ओके आई डू नॉट नो इट। और मेरे को ये भी पता है जो अभी मेरे पास है क्या वो हमेशा सही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। जो मैं आज जानता हूं हो सकता है कल वो डिसप्रूव हो जाए, वो गलत हो जाए, और हो सकता है कुछ उसको बेटर बना दिया जाए। ठीक है, वो थोड़ा कम नॉलेज थी उसके अंदर, उसको और नॉलेज की जरूरत है तो उसको और एक्सपेंड कर सकते हैं। कोई भी थ्योरी यहाँ पे जो हमारे फिजिक्स में होगी वो एब्सोल्यूट नहीं है, नॉट इन एब्सोल्यूट, उसका नेचर एब्सोल्यूट नहीं होगा, उसको चेंज कर सकते हैं, वो चेंज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ के देखते हैं। ठीक है, इसका नेचर, फिजिक्स का नेचर क्या है। ठीक है, अब फिजिक्स का नेचर देखिए पर्टिकुलरली, एक तो फिजिक्स में हम नेचर पढ़ते हैं, और फिजिक्स का नेचर क्या है, फिजिक्स का नेचर ये है कि हम चीजों को जब पढ़ेंगे, जब समझेंगे, तो हम देखते हैं कि आखिर वहां हो क्या रहा है।
ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न्स, हम ट्राई करते हैं पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने की, कौन सा पैटर्न वहां पे चल रहा है, ठीक है। और इट इज एक्चुअली ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स कि पैटर्न रिकॉग्निशन इज द गेम, ठीक है। हम पैटर्न बार बार देखेंगे, सेम काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड देन वी सी कि इसका रीजन क्या होगा, इसके पीछे क्या रीजन है कि ये पैटर्न बार बार सेम वही पैटर्न निकल के आ रहा है। तो हमने पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया, देन विल फाइंड द रीजन बिहाइंड इट, और उस रीजन को, उसकी मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए उससे हम क्या है कुछ लॉज को डेराइव करते हैं, और जो वहां से लॉज निकल के आते हैं, जो हमारी समझ है, लॉज क्या है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, और वो जो लॉज निकल के आते हैं फिर मैं उसको थ्योरी में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर देता हूं, थ्योरी में। अब देखिए, जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो दो तरीके हैं इसको पढ़ने के। एक तरीका क्या है कि मैं चीजों को ऑब्जर्व करूंगा, फर्स्ट आई विल ऑब्जर्व, ठीक है, मैं देखूंगा और उसको बार बार करने की ट्राई करूंगा, मतलब ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते रहूंगा और ट्राई करूंगा एवरी सिंगल टाइम मैं उसमें से कुछ सीख पाऊं। तो एक्सपेरिमेंट कर करके मैं थ्योरी को निकाल सकता हूं, वन वे इज दिस। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में चला जाता है ये, ठीक है, जहां मैं एक्सपेरिमेंट करके सीख रहा हूं, ठीक है। दूसरा तरीका होता है जहां मैं थ्योरी को इमेजिन करता हूं, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया, रिलेटिविटी की थ्योरी वाज इन हिज ओन माइंड, ठीक है, जहां आप चीजों को सोचते हो और मैथ्स आपका एक वैलिड वेपन बनता है उस चीज को अटेन करने के लिए, ठीक है। तो सेकंड हमारा कौन सा होता है फिजिक्स में, थियोरेटिकल फिजिक्स, ठीक है, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट। तो जो लोग, जो साइंटिस्ट इन चीजों में स्टडी करते हैं, दोनों अपने अपने जोन में जाते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं, सबके काम करने का तरीका अलग है, लेकिन इन फिजिक्स वी हैव दीज टू टाइप्स, जहां से हम थ्योरी को बाहर लेके आते हैं, ठीक है। यहां से नई नई थ्योरम्स, नई स्टडीज, नई लॉज काम करते रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था नथिंग इज एब्सोल्यूट इन फिजिक्स, उसका एक प्राइम एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि देखिए, एक एस्ट्रोनॉमर हुए थे, एस्ट्रोनॉमर और कम फिलोसफर, ठीक है, उनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस जो थे वो लेट 15 सेंचुरी में पैदा हुए थे, और वो धीरे धीरे क्या है, उनका दिमाग एस्ट्रोनॉमी की तरफ काम कर रहा था। उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली, उस टाइम पे यूरोप में जो चर्च था वो एक लीडिंग रिलीजन का सेगमेंट था, उनके अगेंस्ट में कोई बोल नहीं सकता था, और चर्च का बिलीफ, उनका बिलीफ ये था कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, और वो हर इंसान को यही बोलते थे कि आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, जो चर्च ने बोल दिया वो एब्सोल्यूट है। लेकिन जिन लोगों में साइंटिफिक माइंडसेट था, उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, कुछ रीजन होना चाहिए, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, ठीक है। तो ये जो फिलोसफर, जो एस्ट्रोनॉमर्स होते थे, ये तारों को देख देख के दिन रात इनको समझ आता था। तो कॉपरनिकस जो थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूं हीलियोसेंट्रिज्म। वो जो चीज थी वो चर्च की जो एस्टैब्लिश्ड बिलीफ थे उसके अगेंस्ट था, ठीक है, कि ऐसा कैसे हो सकता है, चर्च ने तो ऐसा बोला कि अर्थ फ्लैट है, लेकिन कॉपरनिकस ने आके बोला नहीं, अर्थ जो है वो सन के अराउंड डे एंड नाइट रिवॉल्व करती है, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे बढ़ी। तो यही सेम फेथ, इससे पहले एक और इंसान थे जो कि फिलोसफर रहे थे, जिनका नाम था जियोर्डानो ब्रूनो, जियोर्डानो ब्रूनो, ठीक है। और इन्होंने भी सेम चीज पे बात की थी, ये भी एस्ट्रोनॉमर रहे थे, इन्होंने भी वही चीज बोली, और इस सिर्फ एक बात बोलने के लिए इनको जो सजा सुनाई गई थी वो इनको जिंदा जलाने की थी, ठीक है। तो इसके बाद में हमारे कॉपरनिकस के बाद में गैलीलियो भी आए, उन्होंने भी सेम चीज को सपोर्ट किया, ठीक है। और गैलीलियो के बाद ट्राइको करके एक साइंटिस्ट हुए थे, जिन्होंने बहुत सारा डाटा क्या कहते हैं रिकॉर्ड किया था। उसके बाद केपलर आए, तो केपलर ने क्या किया था, केपलर ने जो भी डाटा उस टाइम तक मिला था तो उसको पूरा स्टडी करके उन्होंने एक चीज निकाली थी कि जो कॉपरनिकस के टाइम पे, कॉपरनिकस के दिमाग में जो ऑर्बिट थी कि सन जिस ऑर्बिट, मतलब जहां सन है उसके चारों तरफ जहां अर्थ है, और अर्थ जब रोटेट करेगी तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में होगी। तो यहां मानना क्या था कि सर्कुलर हीलियोसेंट्रिज्म होगा, सर्कुलर ऑर्बिट होगी। लेकिन जब इन्होंने ये पूरा डाटा पढ़ा तब निकल के आया कि जो ऑर्बिट होगी वो हमारी कैसी होगी, इलिप्टिकल होगी, ठीक है। लेकिन क्या ये चीज गलत थी, नहीं, यहां पे अंडरस्टैंडिंग आई थी, लेकिन ये थोड़ा और डेवलप होते होते हमको एब्सोल्यूट नेचर पता पड़ा कि हाँ, फाइनली जो एक्चुअल ऑर्बिट है अर्थ की अराउंड द सन वो इलिप्टिकल इन नेचर है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हैं, इस तरीके से हमने फिजिक्स को पढ़ा, ठीक है। और फिजिक्स ऐसे ही डेवलप होती है और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं आज के टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े रहे हैं तो हमको समझ आ रहा है कि फिजिक्स का एक्सपेंशन हो रहा है, और विथ फिजिक्स एवरीथिंग ग्रोज, ठीक है। जब फिजिक्स ग्रो करेगी तो बाकी सारे सेक्टर्स सोसाइटी के एंड विद इवन टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग, ठीक है। तो फिजिक्स एक्चुअली में सोसाइटी के डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि एक्चुअल फिजिक्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पे हमको फोकस करना है, ठीक है। देखिए, फिजिक्स में अगर स्टार्टिंग करूंगा तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स से होती है। कहां से होती है? न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जो न्यूटन का पैदा हुए अराउंड 16 सेंचुरी में, ठीक है। और बड़ा उनके साथ एक अजब किस्सा है कि बोलते हैं कि जब वो 16 साल के थे तो उन्होंने अलजेब्रा को क्या किया था? इन्वेंट किया था व्हेन ही वाज ओनली 16 इयर्स ओल्ड, जस्ट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स जो कि उनको समझने में आ रही थी, ठीक है। तो पूरा का पूरा कैलकुलस उन्होंने इन्वेंट किया हुआ है, ठीक है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स से उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे पास आता है ऑप्टिक्स, ठीक है, जहां पे हम लाइट को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? लाइट को। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? हम यहां पे स्टडी करते हैं मोशन एट स्लो स्पीड्स, एट स्लो स्पीड्स, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, ईएमटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में क्या है? चार्जेस हैं जो सेकंड मेरा एक फोर्स था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। और इस पूरी थ्योरी में हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो मैग्नेटिज्म है ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। ये पूरे के पूरे इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। फोर्थ है मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्जन है, ये है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में क्या है? देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में आप देखेंगे कि टेम्परेचर है, ठीक है, और टेम्परेचर किस तरीके से काम करता है, ठीक है, और इसका किस तरीके से एक सिस्टम पे असर पड़ता है, ये बड़ी चीज है और इंटर रिलेटेड है। इट इज बिटवीन टू मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंस, बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, दोनों में इसकी कमांड है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, अब देखिए, अभी तक जो हम देख रहे थे वो डिफरेंट था, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है? यहाँ पे एक्चुअली सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? जो एक एटम होता है उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। वो किस तरीके से एक इनसाइड ऑफ दैट एटम आर फंक्शनिंग, और जब उनको भी ब्रेक करते हैं तो और भी ज्यादा क्या है? छोटे छोटे एलिमेंट्स, वहां भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो फाइनली आपका निकल के आता है हिग्स बोसॉन, दैट इज आल्सो ए पार्टिकल, ठीक है। वहां पे इतने सारे पार्टिकल्स हैं, दैट इज अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। तो वहां पे हम क्वांटम मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। उसके बाद हमारा एक सेगमेंट आता है रिलेटिविटी। क्या आता है? रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में हम क्या पढ़ते हैं? जो आइंस्टाइन जिस चीज पे काम कर रहा था, वी विल स्टडी द मोशन एट हाई स्पीड्स, एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो हम यहां क्या पढ़ेंगे? मोशन एट हाई स्पीड्स, ठीक है। और जब हाई स्पीड की बातें करूंगा तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही वो हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट को अटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये ब्रांचेस हैं। इतनी सारी चीजों को मेरे को फिजिक्स के अंदर डील करना होता है। हम लोग आराम से पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट भी हैं। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यू शुड हैव सम काइंड ऑफ आइडिया व्हाट फिजिक्स इज ऑल अबाउट। जो लोग स्पेशलाइज हैं, जैसे नीट है, जेई है, यू हैव टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, यू हैव टू हैव योर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, ठीक है। तो इन सारी चीजों पे काम करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि देखिए, ये सब तो ठीक है। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे कि मैं फोर्सेस ऑफ नेचर के बारे में बात कर रहा था, एक फोर्स कौन सा था? ग्रेविटी का था। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फोर्स था, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स था, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था।